हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल और परसेंटेज हमने कल शुरुआत की थी लास्ट क्लास में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो आपको ध्यान रखना था और याद करनी थी। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या सीखा था हमने कि जो परसेंटेज हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जो फ्रैक्शन है उनको परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, मतलब ये चीज़ें हमने सीख ली थी। और एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का भी डेमो देख लिया था कि किस तरह से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से संबंधित होंगे उनको करेंगे। पर शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक तरह से बहुत बेसिक से क्वेश्चन से, जैसा कि आपने कल किए थे, जिससे आपका एक फ्लो बने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है 78% टॉर ऑफ 450 इज, यानी 450 का 78% क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत यूज होते हैं आपके जो पूरा लंबा क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज वाला, तो उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। थोड़े से ओड नंबर लिए हैं, ओड नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि ओड डिजिट वाले लिए हैं कि 1 3 5 7, मतलब वो जो कॉमनली यूज नहीं है, 10 20 40 50 नहीं लिए, 78 लिया है। थोड़ा सा मेहनत लगे, कम से कम कुछ सेकंड्स का समय लगे आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए ऐसा नंबर लिया है। 78% बताना है आपको 450 का। 450 का मैंने बताया था मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अदरवाइज का और से के अलग अलग जो मतलब थे वो मैंने बताए थे कि जिसके पास होता है उसको आप आधार मानते हैं। अब आपको ये इस पर ध्यान देना है, 450 का 78%, तो बेटा आप क्या लिखोगे, 450 लिख दोगे सबसे पहले। तो का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। 78% यानी 78%। जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान देना। 450 का 78%, जैसे शब्द लिखा गया है, जैसे वाक्य लिखा गया है, वैसे ही हमने उसको तोड़ दिया है कि 450 का 78% आपको बताना था, वो आप सॉल्व करेंगे और आसानी से इसको अब बता देंगे। ठीक है, जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नम 18, यानी कि 39 इंटू 9 आपका आंसर हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 नम 81 का 1, हासिल लगे 8, 9 त्या 27 और 8 कितने होते हैं बेटा 35, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 351। ए ऑप्शन आपका आंसर। कितना आसान प्रश्न था, आसान था। अगर प्रैक्टिस करेंगे और आसान रहेगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जो दिमाग में आप कैलकुलेशन करना बोलते हैं ना कि भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं, वो वाली स्पीड आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम उतनी अच्छी प्रैक्टिस में शायद अभी नहीं है कि हम उसको दिमाग में सॉल्व कर लें, बिना पेन उठाए सॉल्व कर लें और सिर्फ टिक टिक लगा के निकल जाएं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा कि भाई बहुत दिन रात आप मैथ पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन उतना ज़रूर करो जो कि आपके फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर मार्क्स स्कोर करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बात क्लियर हुई है। चलो आगे, ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट से करके दिखाएंगे। ये 22वें क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। If 45% of a number is 135, the number is, यदि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या क्या है, वो संख्या बतानी है। लगभग वैसा क्वेश्चन है, बस फ्रेम करने का तरीका चेंज हुआ है। किसी संख्या का 45%, कोई एक संख्या है, उसका एक छोटा टुकड़ा जो कि 45% है, वो दे रखा है कितना 135। तो पूछा है वो एक बड़ी संख्या क्या है ना, उसका टुकड़ा तो बता रखा है 45%। 45% मतलब छोटा पार्ट होगा। आप सीधा सा लिखो, देखो तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, पर अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि ऐसे तरीके अपनाओ कि जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ आपको याद रखनी पड़ रही है, रटनी पड़ रही है। दोनों चीज़ें ये नुकसानदेह होती हैं एग्जाम के लिए। जब आप रटते हो बहुत सारी चीज़ें, तब क्या होता है, कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली भूल ही जाओगे, एग्जाम के टाइम पे ध्यान नहीं आई कि भैया ये वाली ट्रिक ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बहुत लेंथी पैटर्न यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड है। वो बचपन में हम सीख रहे थे 6th 7th 8th 9th क्लास में कि भाई इस तरह से इसको एलैबोरेट करके लिखते हैं। अब आपको चीज़ों को समझना भी है और साथ साथ क्रिस्प जो छोटा तरीका है वो भी देखना है। देखो जैसे यहाँ पे किसी संख्या का 45% 135 है। पहले हम कैसे सॉल्व करते थे, अपने जनरल जो तरीका है वो क्या होता है कि माना वह संख्या x है ना, x से सबको डर लगता है। तो यहाँ देखो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें x लेना ही नहीं है।
सीधा सीधा दिया गया है 45% किसी भी संख्या का दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? 135। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, फाइंड द नंबर इज, वो नंबर क्या है। तो आप बताओ भैया वो बड़ी संख्या होगी कि नहीं होगी? 100% संख्या होगी, उसका एक टुकड़ा 45% है। किसी पूरी संख्या का एक टुकड़ा 45 है या 45% है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यानी पूरी वो बड़ी संख्या कितनी है? 100% है। तो आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है। 45% 135 के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा भाई? 135 बटे 45 यानी 45 के। 45 से डिवाइड करो, 45 तिया 135 होता है, 3 बार कट जाएगा। 100% की वैल्यू आपको बता देनी है। 1% की वैल्यू 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 100। कितना आसान प्रश्न था, आपने आंसर दे दिया जल्दी से, 300। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 300 आपका आंसर हो जाएगा। ये DSSB 2022 में पूछा गया है। एग्जैक्टली किस एग्जाम में पूछा गया है वो नहीं लिखा, उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ता। DSSB एक तरह के क्वेश्चन देगा, एक लेवल के लगभग क्वेश्चन देता है, तो उसमें से आप लेवल देख लीजिए। जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका लेवल होता है इजी टू मॉडरेट। उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि 13 से 14 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, और 4-5 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होते हैं। एक आधी क्वेश्चन होता है जो कि टफ की तरफ होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 300। अब देखो क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम हॉल में देखते हैं तो ये लिखने की आपको जरूरत ना पड़े, उतनी आपको अभ्यास करना है कि इतना ना लिखना पड़े, एटलीस्ट इतने छोटे क्वेश्चंस में, है ना। 45% 135, 1% 45, 100% 1% 3, तो 100% कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। सीधा सीधा मार्क करो डी और निकल जाओ आगे अगले क्वेश्चन पर। आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन है, आउट ऑफ ए ग्रेन स्टॉक 1/8 portion is rotten. What is the percentage of grain in the stock that is not rotten? सड़ा हुआ अनाज कौन सा नहीं है? अनाज के भंडार में से 1/8 भाग सड़ा हुआ है। स्टॉक में अनाज का कितने प्रतिशत भाग सड़ा हुआ नहीं है? ऐसा कितना हिस्सा है जो कि सड़ा हुआ नहीं है? सड़े हुए भाग का पता है 1/8, यानी एक में। दोनों चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके भी बताऊंगा किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। दोनों ही आसान तरीके हैं और दोनों समझने जरूरी हैं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, समझेंगे। हम सीधा परसेंटेज की बात ना करें, हिस्सेदारी की बात करें। जैसे कल हमने समझा था कि हिस्सा होता है, अगर पूरा एक आइडेंटिटी है तो वो 100% होगी, या फिर एक हिस्सा होगा पूरा। उसके जब टुकड़े करते जाते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से उसके हिस्से टुकड़े होते चले जाते हैं। वैसे ही फ्रैक्शन भी कम होता चला जाता है, परसेंटेज भी वैसे ही कम होगा। तो 1/8 भाग क्या है? सड़ा हुआ। मान लो ये एक पूरी चीज थी, 1 कुंटल मान लो, चाहे 10 कुंटल मान लो, चाहे 100 कुंटल मान लो, मतलब 1 यूनिट अनाज था। ठीक है, इसमें से कितना सड़ा हुआ है बेटा? 1/8 क्या है? सड़ा हुआ है, रोटन है। ठीक है, तो बिना सड़ा कितना होगा? जो सही अनाज है, अच्छा अनाज है, वो कितना होगा? तो आप तुरंत बताएंगे कि साहब पूरे में से 1/8 घटा दो, कितना आ जाएगा? 7/8 जो भाग आ जाएगा वो अच्छा भाग आ जाएगा, जो कि अच्छा अनाज है, सही अनाज है, आ जाएगा। आपका आंसर 7/8 हो गया। अब प्रश्न ये उठता है, भैया 7/8 तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं, या तो परसेंटेज में दिया है। तो कल हमने सीखा था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। कैसे बदलते हैं? 7/8 गुणा 100, ये हो जाएगा। 8 से डिवाइड करो, 12.5, और 12.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 87.5% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87.5%। ठीक है, ये तरीका था कि जब आप फ्रैक्शन से भिन्नों से सॉल्व कर रहे थे। दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज का ही तरीका है। ठीक है, सीधी सीधी परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालो। वो कह रहा है जी 1/8 भाग सड़ा है, तो 1/8 भाग का तो आप जानते हैं, 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखा था हमने 1/8 कितना होता है? 12.5%। यानी 100% के एक पाइल में से, गड्ढे में से पूरी जो पूरा का पूरा ग्रेन था, अनाज था, उसमें से 12.5% सड़ा हुआ है। यानी 100% अनाज में से कितना सड़ा हुआ है? 12.5%। बचा कितना? 87%। अरे जो बच गया वो तो सही था, इतना सड़ा हुआ था। आंसर कितना हो जाएगा? 87.5%। अब ये बताने का पर्पस क्या था
ये पर्पस वही है कि जब आप फ्रैक्शन को समझने लगते हैं दशमलव में तो आपका काम आसान हो जाता है। जब पॉइंट्स में परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट करने लग जाते हैं कि 1/8 कितना होता है, 1/8 की परसेंटेज कितनी है, 3/8 की कितनी है, 5/8 की कितनी है, 7/8 की कितनी है, आप बिना परसेंटेज लिखे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। इस वाले तरीके से 1/8 है सड़ा हुआ, बचा हुआ कितना जो कि ठीक होगा 7/8, और 7/8 कितना होता है 87.5%। याद रख लीजिए, काम भी आएगा। कितना 7/8 भाग कितना होता है 87.5%। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, करिएगा सोल्व, थोड़ी सी कोशिश करिएगा। 30 सेकंड का समय देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, कोशिश करिएगा एटलीस्ट। जब आप पेन चलाते हैं तो दिमाग भी साथ में चलता है, और जब हम ब्लॉक होते हैं मैं बताता जाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो जब खुद करते हैं ना कि यार यहाँ पर अटक गए, वो जो अटकने वाला पॉइंट है वो ही मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहली से कम है। दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. The percentage by which the second number is less than the first is कितना होगा, ठीक है, बताइएगा, करिए सॉल्व, कोशिश करिए सॉल्व करने की, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए 30 सेकंड हो गई, कोशिश करी होगी, बहुत अच्छी बात है। चलो देख लो एक बार, वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से फ्रॉम थर्ड नंबर लेस देन ए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर से तीसरी संख्या से, किससे, मैंने बताया था से और का, जिससे तुलना की जाती है उसको आप आधार बनाते हो, उससे तुलना करते हो, तो है ना। तो तीसरी संख्या से एक संख्या कितनी कम है, 30% कम है, और दूसरी संख्या थी वो 37% कम है। इस तीसरी संख्या को मानो, हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि उस संख्या को मानते हैं जो कि आधार है, जो कि अंश और हर में नीचे लिखा गया है, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या फिर अंश और हर में जो नीचे लिखा जाता है ना, उसको हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। आसान कब बनेगा, जब यहाँ पर नीचे 1 हो, 10 हो, 100 हो, या फिर ऐसी वैल्यू हो जिसमें 0 लगे हुए हो, ठीक है। तो इसलिए हम मानते हैं। सो कई बार पूछते हैं ना कि भाई सर 100 ही क्यों मानते हैं, 40 क्यों नहीं मानते। भैया 40 मान के फायदा क्या होगा, 35 मान के फायदा क्या होगा, फायदा तो 100 मानने से है ना, कि हमारी कैलकुलेशन आसान होगा। ऊपर कितना ही बड़ा नंबर लिखा हो, 100 है तो उसी हिसाब से हम दशमलव लगा देंगे। 35 में कैसे लगाएंगे, 37 में कैसे लगाएंगे, 42 में कैसे लगाएंगे, नहीं लगा सकते, ठीक है। बात समझ पाए होंगे। तो चलो देखो, अब वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है दो संख्याएं। तीसरी संख्या मान ली, मानते हैं कि जो तीसरी जो संख्या है, मान लिया आपने ऐसी बात कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है। परसेंटेज कह लो आप, 100 तो कुछ भी कह लो, 100 है, चाहे परसेंटेज मान लो चाहे संख्या मान लो संख्या ही 100 है, ये कह सकते हैं ना। बस जो तीसरी संख्या है वो 100 है, मान लिया आपने, ठीक है। मानने का स्कोप है, मैथमेटिक्स में हमेशा मानने का स्कोप होता है। तो जो दूसरी संख्या है या फिर पहली संख्या है, पहली संख्या क्या होगी बेटा बताओ। पहली संख्या है 30% कम 100 से, 100 से 30% कम। 100 का 30% बताओ कितना होगा, 30 होगा, सीधी सी बात है। 100 से जब तुलना करोगे, जब 100 की तुलना में जो चीज़ जितनी होती है उतनी होती है, तो अगर 30% निकालना है तो 30 ही होगा। तो 100 से जब तुलना करोगे तो 100 से 30 कम है कौन सी संख्या, पहली संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 70। ऐसे ही जब दूसरी संख्या निकालोगे, दूसरी संख्या फिर से समझेंगे, चिंता मत करो। दूसरी संख्या है 37 कम। अब समझो, ऊपर वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, ये वाला भी। वो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। आपने देखा, मान लिया आपने जो तीसरी संख्या थी, जो कि आपको अता पता नहीं है क्या है, वही तो निकालनी है कि तीसरी संख्या क्या है। नहीं, वो निकालनी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, लेकिन तीसरी संख्या दी नहीं गई। तीसरी संख्या आपने एज्यूम कर ली, मान ली कि भैया तीसरी संख्या, लेट जो थर्ड नंबर है वो क्या है आपका 100 है। अगर 100 है तो जो पहली संख्या है वो 30% कम है 100 से, तो 100 से 30 कम 70। जो दूसरी संख्या है वो 100 से 37 कम है। 100 से 37 कम कितना हो जाएगा भाई 63।
अब जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बहुत आसान हो गया। जो अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे थे, क्वेश्चन बना वैसा ही। कैसे बना अब देखो, क्वेश्चन अब पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह कहाँ पर, क्या बात पर है, क्या निकालना है, वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहले से कम है। कितना प्रतिशत ऐसा होगा कि पहले, वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहले से, किससे, दूसरी संख्या पहले से। मैंने कहा था हमेशा से शब्द या का शब्द, इन पर ध्यान देना है। दूसरी संख्या पहले से कम है, तो पहले से यानी 70 से, तो जो भी से में आता है उसको नीचे रखते हैं, डिनोमिनेटर बनाते हैं हर। दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है बेटा, 70 में से 63 जाएगा, कितना आएगा, 7। समझ में आया, 70 और 63 का डिफरेंस इतनी तो कम है। दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है, संख्या के मामले में 7 ही कम है, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है, वह प्रतिशत, ऐसा नहीं पूछा कि कितना नंबर कम है, उसने कहा कि कितने प्रतिशत कम है। 7 कम है 70 के कंपैरिजन में। परसेंटेज में बताएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 गया, 7 से 7 कितना बचा भाई, 10% आपका उत्तर आ गया। गलती कहाँ पर होती है, गलती होती है हम 7% आंसर लगा के आ जाते हैं कई बार जल्दबाजी में। कैसे, हमने संख्या तो निकाल ली होती है कि पहली माना थर्ड संख्या 100 थी, सेकंड आपकी आ गई 70 और थर्ड आ गई आपकी 37, मतलब तीनों नंबर तो आपके 63, तीनों संख्याएं तो आपके पास में आ गई। अब आप देखते हैं कि भैया जो दूसरी संख्या है वो पहली से 7 कम है, तो 7% आंसर, यही गलतियां हो जाती हैं। अब जब प्रतिशत में पूछेगा तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में परसेंटेज बतानी है आपको, ठीक है। किससे कम है, पहली संख्या से। कौन सी संख्या कम है, दूसरी संख्या कम है। कितनी कम है, 7 कम है। 7 कम है पहली संख्या से जो कि 70 थी, परसेंटेज में निकाला 10% आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अमित्स इनकम इज 30% मोर देन राज इनकम, व्हाट परसेंटेज ऑफ राज इनकम इज लेस देन अमित्स इनकम। अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। करिएगा सोल्व, बहुत सिंपल से। देखो जब तक आप तोड़ना नहीं सीखोगे ना क्वेश्चन को, जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, वो चाहे जीएस के हों, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, रीजनिंग के हों या मैथ के हों, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है क्वेश्चन को समझना, उसको ब्रेक करना अपने हिसाब से। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में भी आते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी आते हैं और बाकी जीके जीएस में भी आते हैं। क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं पढ़ते प्रॉपर्ली, लेकिन उनका कुछ पार्ट होता है जो आपके समझ में आता है। आप फोकस इस पर करते हो जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपने कहीं पढ़ा है, जिससे आप रिलेट करते हो कि हाँ यार ये इससे संबंधित हो सकता है, उसी के हिसाब से चीज़ें देखते हो। मैथमेटिक्स में भी यही करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसको ब्रेक करना है। अमित की आय राज की आय से, किसकी आय से, राज की आय से, मैंने बताया आपको, ठीक है, 30% अधिक है। किससे अधिक है, राज की आय से। माना अगर राज की आय, आप मान लो राज की आय मान लेते हैं, कितना मानेंगे भाई, 100, ये हमने मान लिया। परसेंटेज कह लो इसको, एक्स कह लो इसको, 100x है, कुछ भी कहो। 100 क्यों मानते हैं, अभी मैंने बताया था, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। 100 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज भी आसानी से निकाल पाते हैं। 100 जब बटे में रख देते हैं तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। राज की आय अगर 100 होगी तो अमित की आय कितनी होगी भाई, अमित की आय, ये माना, इसलिए लिख रहा हूं मैं। बोलने में मैंने आपको बोला है कि भाई बोलने और लिखने के कॉम्बिनेशन को मैच मत करना। ये नोट्स बनाने का ऐसा नहीं कि सर ने नोट्स बनाने थे मुझे तो मैंने लिख दिया राज की आय 100, ये तो 100 कहीं दिया ही नहीं था। अरे हम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में। माना राज की आय 100 है, हमने ये बात मान ली, तो वो कह रहा है अमित की आय, जो अमित की आय है ना, राज की आय से 30% अधिक है। अगर ये 100 है ना, तो अमित की आय कितनी हो जाएगी भाई, 130 होगी। सिंपल है ना, 100 का 30% 30 ज़्यादा है किसकी आय, अमित की आय। किससे, राज की आय से। राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो राज की आय कम है ना अमित की आय से, राज की आय इनकम अमित की इनकम से कम है। कितनी कम है, 30 कम है। किससे कम है, अमित की आय से कम है। किससे कम है, अमित की आय से। अमित को नीचे रखना है अब, ठीक है। अमित की आय कितनी है, 130। 130 जो कि अमित की आय थी उससे 30 कम है किसकी आय, राज की आय। इसका परसेंटेज बताना है आपको, आपका आंसर आपको मिल जाएगा,
ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/13। 13 से डिवाइड करो इसको, 0 0 300 हो गया, 13 दूनी 26, बचे 4 40, 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग 07 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है विकल्प डी में। ठीक है, इतनी वैल्यू आगे समझ पाए। फिर से एक बार जल्दी से देखेंगे, सेकंड्स में हम रिवीजन करेंगे, इसका समझ में आ जाएगा। और अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है। अमित की आय राज की आय से, तो राज की आय पता होना चाहिए ना, जब भी तो बताएंगे अमित की कितनी है। राज की आय माना 100 है, तो अमित की आय 30% अधिक हो गई, कितनी 130। पहला वाला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्या है, राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राज की आय कम है ना, कितनी कम है 30 कम है। किससे कम है, अमित की आय से कम है। अमित की आय कितनी 130, कि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, आपका आंसर कितना हो जाएगा 23.07% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 45% ऑफ मार्क्स टू पास, ही गेट्स 157 मार्क्स एंड फेल बाई 23 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स इज। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, उससे 157 अंक मिलते हैं और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक हैं। करिएगा क्वेश्चन सोल्व, लॉजिक समझिएगा, प्रश्न को जब समझेंगे तो आसान हो जाएगा। देखो समझते हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि आपके लिए नया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बताता हूँ, समझते रहना। कितने अंक रिक्वायर्ड है 45% पास होने के लिए, यानी अगर किसी बच्चे के 45% नंबर आ जाए तो वो पास हो जाएगा। पूछा क्या गया है, अधिकतम अंक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स किसी भी परीक्षा में होते कितने हैं भैया, 100% नंबर होते हैं। 100% में से अगर 45% किसी बच्चे के आ जाएं तो वो पास हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही तो है। आपको बतानी है 100% की वैल्यू, पास किस पे होना है 45% पे। अब देखो उसके कितने अंक मिले, 157 नंबर तो उसके आ गए। उसके उस बच्चे के नंबर कितने आए भाई 157, इतने नंबर आए। वह 23 अंकों से असफल हो जाता, बेचारा 23 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। जब किसी का रिजल्ट आता है और कहते हैं भैया वो 23 नंबरों से फेल हो गया, इसका मतलब यही तो होता है कि भैया 23 नंबर और मिल जाते तो वो हो जाता पास। 157 नंबर उस बच्चे के आ गए, अगर उसको मिल जाते नंबर कितने 23, तो वो क्या हो जाता पास। अब ये पास हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। 157 नंबर तो थे उसके, 23 अगर और मिल गए थे तो वो पास हो गया था, अब हो गया पास। लेकिन ये तो नंबर हैं, परसेंटेज कितने के बराबर है, ये 45% के, क्योंकि अगर बच्चे के नंबर 45% आए होते तब भी तो वो पास होता। पास होने के लिए चाहिए 45% नंबर, 45% तो नहीं है दे रखा उसने कह रखा 157 आए और 23 से फेल हो गया। आपने क्या किया भैया, ये 23 नंबर और जोड़ दिए, अब तो पास हो गया ना। इसका पास बराबर है 45% के। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, अधिकतम अंक की। वो कितनी वैल्यू है भाई 100%। समझ पाए, समझ में आ गया होगा। 3 7 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 5 8, 180 बराबर 45% के। मैं उल्टा करके लिख रहा हूं दोनों को, परसेंटेज इधर लिख रहा हूं, इस वाले नंबर को उधर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% कितना हो जाएगा 45 180 के बटे में आ जाएगा, 180 बटे 45। 45 से कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा 100, जो बराबर किसके हो जाएगा 400 के। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। समझ पाए, फिर से देखो फटाफट से। एक बच्चे के नंबर आए 157, 23 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, या फिर 23 नंबरों से वो फेल हो गया, एक ही बात है ना। 157 नंबर आए, 23 और आ गए तो वो हो गया पास। या फिर ये कह सकते थे परसेंटेज के शब्दों में कि अगर किसी बच्चे के नंबर 45% हो तो वो पास होगा। ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों पास पास हैं, है कि नहीं है, दोनों पास पास है, दोनों को रखेंगे हम बराबर। आपने देखा 45% की जो वैल्यू है वो है 180 के बराबर, तो 100% जो कि अधिकतम अंक है उनकी वैल्यू कितने के 400 के बराबर होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। Rakesh spends 50% of his monthly income on his household expenses, 20% on books, 30% on clothes,
and saves the rest. On calculation, he finds he ultimately saved rupees 12565. फाइंड द मंथली इनकम इन रुपीज, कि उसकी महीने की जो इनकम है वो क्या है। राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% खर्च करते हैं कपड़ों पर और बाकी बचा लेता है। गणना करने पर उसने पाया कि अंततः उसके 12,565 रुपये बचा लिए उसने। उसकी मासिक आय कितनी है देखो, एक महीने की इनकम आई, सैलरी आई, उसमें से ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा, ये वाला खर्चा करा और इतने पैसे सेव कर लिए। हर घर की कहानी है, जो भी नौकरी जो जिनके घर में भी लोग करते हैं या फिर जो भी नौकरी करते हैं उनका क्या होता है भाई, नौकरी आई, पैसे आए, सैलरी आई, किसी भी डेट को आई, किसी की 1 को, किसी की 10 को, की भी जिस डेट को आती है, उससे एक महीने तक, अगले महीने की सैलरी आने तक, वो क्या होता है, मंथली सैलरी। उसमें से भैया कपड़ों पे कितना खर्च हो गया, एजुकेशन पे कितना हो गया, खाने पीने पे कितना हो गया, या फाइनली कहते हैं भैया इतना रुपए हमने, सैलरी आई थी 20,000, 2,000 रुपये बचे हैं महीने के, ऐसा होता है ना। यहाँ पर थोड़े से अलग नंबर है, वही बताना है कि सैलरी कितनी है उस बंदे की, इतने खर्च के बाद में इतना पैसा बच रहा है। यानी फाइनली जब उसको सैलरी मिली होगी तो वो 100% होगी कि नहीं होगी। महीने की जो पैसा आया वो कितना, पूरी एक आइडेंटिटी, यानी 100% सैलरी इसकी पूरी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पूरी करेंगे भाई ये वाली 100%, देखो उसने 15% अपने घरेलू खर्चे पर खर्च किए, 15% का ये वाला खर्चा जो घरेलू खर्चों पर हुआ, 20% ओके, मासिक आय का 15% अपने घरेलू पर, 20% किताबों पर, 20% जो पैसा था उसकी खरीद ली किताबें, 30% किस पर, कपड़ों पर खर्च कर दिए, और बाकी जो बचे, इसके अलावा जितना भी बच गया वो उसने बचा लिया। कितना बचा भाई देखो आप, 12,565 रुपए उसने बचा लिए। कितने, 12,565 हो गए पूरे 100%। फिर से देखो, पैसे आए 100%, सैलरी आई, 15% एक चीज पे खर्च करे, 20% किताबों पे, 30% तीसरी चीज पे जो भी दे रखा है, कपड़ों पर खर्च कर दिया उसने, 20% किताबों पर, और ये घरेलू खर्चे उसके हो गए। उसके अलावा इतने पैसे उसके अब बच गए, तो ये भी तो 100% होंगे ना। सैलरी में से टुकड़े टुकड़े हुए, इतना पैसा बच गया। अब आपको बताना क्या है, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर 1% का पता लग जाए तो 100% का भी निकाल लोगे, या इस परसेंटेज में से किसी का पता लग जाए तो भी आप 100% निकाल लोगे। कैसे, देखो भाई यहाँ पर देखो, 30, 20, 50, 10, 60 और 5, 65% प्लस 12,565 बराबर किसके है, 100% के। 65 को इधर लेकर के आओ, कितना हो जाएगा भाई, 100% माइनस के 65% बराबर 12,565 के। ठीक है, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 35% बराबर किसके है, 12,565 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 12,565 बटे 35 की। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की। 100% की क्यों निकाल रही हो भैया, मंथली इनकम जो कि बताना है वो तो 100% थी। कितना हो जाएगा, 12,565 बटे 35 गुणा 100। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 20, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, देखना आसान रहेगा। 7 एकन 7, 5 55, 7 सत्ते 49, 1 5 6 66 हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 पंजे 35, यानी कि 1795 गुणा 20। सॉल्व करेंगे, जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 पंजे 10 का जीरो, हासिल 1, 2 नंबर 18 और 1 19 का 9, हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 2 एकन 2 और 1 3, 35 900 उसका जो है सैलरी जो आती थी उसकी कितनी आती थी भाई, 35,900 रुपये उसकी सैलरी थी। फिर से रिपीट करते हैं, जल्दी से एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना। वो कह रहा है कि भाई राकेश 15% खर्चा करता है घरेलू चीज़ों पर, 20% खर्चा करता है किताबों पर और 30% कपड़ों पर खर्च करता है। उसके बावजूद वह 12,565 रुपये बचा लेता है। मंथली इनकम बतानी है। आपने देखा 15%, 20%, 30% और ये सब मिला करके उसकी सैलरी बन रही है। सैलरी ऐसी तो बनी उसकी
100% के बराबर है। यहाँ से आपने 1% निकाल दिया, फिर आपने 100% की वैल्यू बता दी, आ गई, जो आई 35,900 रुपये। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की क्लास का। देखिएगा, द सैलरी ऑफ नीता इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 13% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 13%, 13%। व्हाट इज द चेंज इन हर सैलरी? नीता का वेतन पहले 13% बढ़ा दिया, फिर 13% घटा दिया, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ? अब इस प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चे जो परसेंटेज बिल्कुल जिसका सिर पैर नहीं जानते और कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं भाई? देखो, सामान्य समझ जो कहती है लोगों की, वो यही कहती है, जब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, लॉजिक नहीं लगाते, कि भाई पहले तो 13% बढ़ा दिए, फिर कम कर दिए, यानी तो वो उतने पे ही आ गया। अगर किसी के पास 100 रुपये थे, पहले उसको 13 रुपये दे दे, फिर उससे 13 रुपये ले ले, तो वो तो 100 पे ही आ गया। लेकिन यहाँ पर रुपयों की बात नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज की बात है ना। आधार दोनों बार अलग अलग होता है। वो क्या कह रहा है, पहले वेतन 13% बढ़ाया, मान लो वेतन 100 रुपये था, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं वेतन 100 था, 100 से 113 हो गया 13% बढ़ने पर। अब क्या कह रहा है कि वो सेकंड टाइम में भी 13% कम हो जाना है, लेकिन अब जो कम होगा ना, वो 113 का कम होगा। किसका कम होगा? 113 का 13%। पहले 100 का 13% बढ़ा था, अब 113 का 13% कम होगा। तब 113 का जब 13% निकालेंगे तो वो वैल्यू 13 से बड़ी आएगी। इसलिए आपका आंसर ये नहीं आता कि कोई चेंज ही नहीं होगा भैया, उसमें उसकी सैलरी में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज होगा। क्या चेंज होगा समझिएगा। देखो भाई, एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम, A+B, ठीक है। अगर यहां पर देखो तो -AB/100 इतने परसेंट का चेंज होता है, ठीक है। जब भी पहले सक्सेसिव चेंजेस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, पहले एक चीज बढ़ी फिर घटी, तब इस तरह का चेंज आएगा। A+B -AB/100। अगर ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है माइनस में आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भैया, उसमें कमी हो गई। कैसे? देखो, A पहले 13% का उसमें चेंज आया, फिर 13% की उसमें कमी हुई। पहले 13% बढ़ा, फिर 13% की कमी हुई। अच्छा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये जो प्लस का निशान है ना यहाँ पर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? बढ़ने को। पहले 13% की वृद्धि, फिर 13% की कमी, माइनस का निशान, प्लस A/B। A कितना है भाई? प्लस के 13 गुणा माइनस के 13, ये वैल्यू है, बटे 100। इतने परसेंटेज का चेंज होगा इसमें, ठीक है। इससे कोई मतलब, ये फॉर्मूला है एक तरह से, इसको ध्यान रखेंगे। कैसे हम सॉल्व करते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो 13 से माइनस का 13 कट जाएगा, 13 गुणा 13 कितना होता है भाई? 169। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी माइनस की आएगी। क्यों आएगी? एक प्लस है, एक माइनस है, माइनस आएगा, बटे 100। 2 जीरो यहाँ पर है तो पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि माइनस के 1.69% इतने का चेंज आया। अगर ये निशान आया माइनस का, ठीक है, तो कमी हुई है। अगर निशान आया प्लस का तो वृद्धि। आपका आंसर क्या हो जाएगा? -1.69% की कमी। अच्छा, में क्या परिवर्तन हुआ इसमें? ऑप्शन डिक्रीज होगा। ये यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज ऑफ 1.69%, ये होगा यहाँ पर कमी, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ध्यान देना। डिक्रीज ऑफ 1.69%। फिर से देख लो एक बार, जब बराबर मात्रा में परसेंटेज में वृद्धि हो और फिर बराबर मात्रा में कमी हो, तो एक तो ध्यान रखना, हमेशा कमी ही होगी। जैसे किसी का वेतन पहले 10% बढ़ा, फिर 10% कम हो गया, तो उसका वेतन फाइनली कम हुआ होगा कुछ। एक और एग्जाम्पल पर मैं इसमें बात करता हूँ, थोड़ा सा आसान एग्जाम्पल लेता हूँ, आप समझेंगे उससे बेहतर, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई राम का वेतन पहले 10% बढ़ गया, अगर 10% बढ़ जाएगा, मान लेते हैं ये राम का वेतन था, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 10% बढ़ गए, 110 हो जाएगा। अब मैं कहूं कि फिर से राम का वेतन 10% कम हो गया, यहां से जो राम का वेतन है वो 10% कम हो गया, ये तो पहले 10% बढ़ा था, यहां से 10% कम होगा तो बेटा ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। अब 110 का 10% कम होगा, 110 का 10% ऐसे ही निकालेंगे,
इतना ही तो कम होगा, 0,0,0,0 यानी कि 11 रुपये अब कम हो जाएगा। यानी वैल्यू कितनी आएगी इससे, 99। आप देखेंगे जो राम का वेतन पहले 100 था, अब घट करके कितना हो गया, 99 हो गया। 1% की कमी हो गई, बात समझे। 100 से 10% बढ़ा, 110 हो गया। 110 से 10% कम हुआ तो कितना हुआ, 99। यानी 1% की कमी, किसके तुलना में, एक्चुअल वेतन की तुलना में। इसलिए मैं कहता हूं कि जब बराबर चीज़ें आएंगी तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको लॉजिक समझना जरूरी है, या ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसे लगा देंगे। अब इसमें वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, पहले 13% बढ़ाया गया, फिर 8% घट गया, तो आपको केवल ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ए और बी में ध्यान रखना, जो बढ़ाया जा रहा है उसके पहले प्लस का निशान लगाना है, जो घट रहा है उसके आगे माइनस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जितने हो सके सॉल्व करिए। कल भी हम परसेंटेज की क्लास करेंगे। कुछ एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे हैं, DSSB के इसमें थे क्वेश्चन जी। बाकी ये आपके UGC नेट के फर्स्ट पेपर के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब एग्जाम्स के लिए जिसमें जो आपका परसेंटेज पूछता है या फिर अर्थमेटिक पूछता है, सब में परसेंटेज पूछा जाएगा और पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सबके लिए तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।